नमस्कार। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी हमारे सामने है और बीजेपी का घोषणा पत्र भी हमारे सामने है। तेजस्वी और अखिलेश यादव का घोषणा पत्र भी हमारे सामने है। इस तरह इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों के एजेंडे हमारे सामने आ चुके हैं। दोनों के वादे हमारे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा जोर नौकरियों पर दिया है। नौकरियों की भर्ती पर दिया है, आगे नौकरियों की योजना पर बात की है, रोजगार सृजन को मुद्दा बनाया है और मुद्दा बनाया है समावेशी राजनीति को। खास तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और नागरिकों की आजादी पर बहुत फोकस किया गया है। यही ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को परेशान करते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, जिसमें अमित शाह हैं और जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन मुद्दों को मुस्लिम लीग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है, जब इन मुद्दों की ठीक ठीक तरह से आलोचना नहीं हो सकती तो इनको भटकाया जा रहा है। कैसे भटकाया जा रहा है, आप एक एक करके आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री हर दूसरे भाषण में मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग कभी कहते हैं, कभी घोषणा पत्र को मुगलिया इरादों से जोड़ लिया जाता है, कभी घोषणा पत्र को कथित तौर पर देश को तोड़ने के इरादे से जोड़कर बताया जाता है। आप समझने की कोशिश करें कि मुद्दों का तथ्यात्मक जवाब कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के किसी भी नेता ने अब तक विपक्ष के घोषणा पत्र का तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है समान नागरिक संहिता पर। एक बार फिर नागरिकों के रोजगार, नागरिकों की नौकरी, नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों के जीवन की सरलता का कहीं भी जिक्र हमको बीजेपी के घोषणा पत्र में नजर नहीं आता है। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद से लगातार दो मुद्दों की चर्चा हो रही है। यूसीसी, जिसे आप समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी ने 10 बड़े वादे जो गिनाए हैं, उन बड़े वादों में दो सबसे पहले यही हैं। उसके बाद 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की बात की गई है। ध्यान दीजिए, आयुष्मान योजना में और दूसरे राज्यों में इस तरह की पहले ही योजनाएं चल रही हैं। मुद्रा लोन को बढ़ाने की बात की गई है। दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता संशोधन कानून में प्रावधान की जो बात की गई है, उसमें एक बार फिर नागरिकता को दोहराया गया है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही गई है। इनमें कहीं भी रोजगार नहीं है, इनमें कहीं भी नौकरी की बात नहीं है, इनमें कहीं भी भ्रष्टाचार की बात नहीं की गई है। योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है, योजनाओं में कुछ जोड़ने की बात की गई है। लेकिन मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा क्या था? जब बीजेपी विपक्ष में थी तो 2013 से लेकर और 2014 के पूरे चुनावी अभियान में नौकरियों का मुद्दा बार बार उछाला गया था। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग दावे किए थे। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ नौकरियां हर साल बनाने की बात की गई थी, सृजित करने की बात की गई थी। उन वादों का कोई हिसाब इस घोषणा पत्र में नहीं है। इस घोषणा पत्र में कोई हिसाब नहीं दिया गया है कि नोटबंदी की गई थी तो उस पर क्या हुआ, भ्रष्टाचार पर उसका क्या असर पड़ा। कोरोना के दौरान लाखों लोगों का जीवन समाप्त हो गया, उनके लिए तमाम बातें उस समय की गई थी। इस घोषणा पत्र में कोरोना के दौरान सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात की गई थी। लेकिन आप देखें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी किसी बात को शामिल नहीं किया है। हमने देखा है अब तक 2 एम्स की सच्चाई हमारे सामने है। तमिलनाडु के मदुरई में एम्स के 95% बनने की घोषणा खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
2022 में की थी। कल जो हमारे पास तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें बताया गया है कि अभी केवल वहां पर सुरक्षा गार्ड हैं और मजदूर इकट्ठे होने शुरू हो रहे हैं। मदुरई का एम्स का काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह कुछ समय पहले हमने देखा था कि दरभंगा एम्स का भी काम शुरू नहीं हुआ। यह दोनों घोषणाएं बीजेपी सरकार में लगातार रिपीट होती रहीं और खुद प्रधानमंत्री ने इनके पूरे होने के दावे किए, इनके जल्द पूरे होने के दावे किए, या उनके सहयोगियों ने बताया इन दोनों एम्स का काम हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकार खुद अपनी योजनाओं के झूठे प्रचार में शामिल है। मोदी सरकार पर योजनाओं के दुष्प्रचार और फेक न्यूज फैलाने का मामला इन दोनों मामलों में सीधे सीधे तौर पर बनता है। लेकिन उन एजेंसियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो अपना सारा विवेक भूलकर केवल और केवल विपक्ष के पीछे दौड़ रही हैं। इनमें काम करने वाले अधिकारियों ने अपना विवेक खो दिया है, संविधान की शपथ खो दी है और केवल सरकार के आज्ञाकारी सेवकों की तरह काम कर रहे हैं। यह चुनाव आजाद भारत में अपने तरीके का एक अलग चुनाव इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इसमें संविधान बदलने की मांग ही बीजेपी का मुख्य एजेंडा अब तक हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले अनंत हेगड़े, फिर ज्योति मिर्धा और फिर लल्लू सिंह, तीन लोग अपनी मंशा, संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना है। अब मोदी जी उनको दिल से माफ कर पाएंगे या नहीं, ये तो मोदी जी से पूछिए आप। लेकिन ये मंशा मोदी जी की है, मुंह किसी का हो, जबान किसी की हो, मंशा मोदी जी की है, मंशा नागपुर की है। इनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से आज से नहीं परेशानी है, इनको शुरू से परेशानी है। इन लोगों पर आरोप झूठा नहीं लगा कि इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। आज बाबा साहब की जयंती भी है और आज ही सुबह हमने ये वीडियो देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लल्लू सिंह जी जो अयोध्या के सांसद हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं। आप सोचिए कि इनके मन में क्या है और मुंह पे क्या है, उसका अंतर आपको दिख रहा है। जी हां, आप देखें क्या ऐसा कारण है कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए मुद्दे नहीं हैं। तो कर्नाटक से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक सारे बड़े बड़े नेता एक के बाद एक संविधान बदलने की रट लगा रहे हैं। आपको याद होगा कर्नाटक से केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अनंत हेगड़े ने सबसे पहले संविधान बदलने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके बिना संविधान नहीं बदला जा सकता। ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಇದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. कर्नाटक में जब इस बात पर विवाद पड़ा तो बीजेपी ने बड़े नर्म लहजे में इस बयान से अपने आप को अलग किया। उन्होंने अनंत हेगड़े पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद राजस्थान, जहां बीजेपी मुश्किल में दिख रही है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वहां हम आक्रोश देख सकते हैं। कम से कम 7 ऐसी सीटें राजस्थान में हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर निर्दलीय विधायकों से और कांग्रेस से मिल रही है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीटें जरूरी हैं। क्या बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को कड़ा नोटिस दिया? क्या उनके बयान की निंदा की गई? अभी तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि 400 पार का नारा क्यों जरूरी है। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। अरुण गोविल, जी हां, जिनको आपने रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में राम के किरदार में देखा था,
मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण गोविल ने चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है उसका एकदम सरेआम उल्लंघन किया है। कुछ दिन पहले वह भगवान राम की तस्वीर लेकर प्रचार कर रहे हैं। आप देखें, धार्मिक प्रतीकों का चुनाव में उपयोग पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। विपक्ष की ओर से मांग की जाती है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर अब तक कोई नोटिस अरुण गोविल को नहीं भेजा है। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। कहा कि 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, सब तरफ से बीजेपी के नेता लगातार 400 पार के नारे को संविधान बदलाव के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुसंख्यकों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो संविधान बाबा साहब का है वह संविधान हिंदुओं के साथ अन्याय करता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को भी हमने यह कहते हुए सुना था कि अगर बाबा साहब खुद भी आ जाएं तो इस संविधान को नहीं बदल सकते। इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। इसमें एक चुनौती है अपने मतदाताओं को कि आप हमें 400 से पार ले जाएं, फिर हम इस संविधान को बदल सकते हैं, जिस संविधान को बाबा साहब नहीं बदल सकते। तो प्रतीकों में बात हो रही है, प्रधानमंत्री प्रतीकों के साथ जा रहे हैं और उनके सांसद खुल करके 400 पार का नारा संविधान के बदलने से जोड़कर दिखा रहे हैं। बार बार ये वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से नागरिकों तक यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है 400 से आगे जाना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। आखिर इस संविधान में ऐसा क्या है जिससे बीजेपी इतनी परेशान है, जिसे बीजेपी बदलना चाहती है? क्योंकि इस संविधान में सबके लिए जगह है। यह एक समावेशी संविधान है जिसमें भारतीय नागरिकों की समानता पर, उनकी गरिमा पर और सबसे बड़ी बात बंधुत्व पर जोर दिया गया है। बाबा साहब सबसे अधिक जोर बंधुत्व पर देते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी इसी बंधुत्व का लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और आगे चल के आरएसएस से जनसंघ बना और जनसंघ से बीजेपी बनी। आज जो बीजेपी आप देखते हैं उसकी आत्मा असल में आरएसएस है। उसके सारे विचार आरएसएस से हैं। आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस में विचारक नहीं होते, आरएसएस में प्रचारक होते हैं। आरएसएस के रोल मॉडल बाबा साहब अंबेडकर नहीं है। बीजेपी के रोल मॉडल बाबा साहब अंबेडकर नहीं है, सावरकर और गोलवरकर हैं। अगर बीजेपी और आरएसएस बाबा साहब अंबेडकर को अपना रोल मॉडल मानती, अपना आदर्श मानती, तो कभी भी संविधान बदलने की मांग नहीं करती। सावरकर और गोलवरकर ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थक हैं जिसमें हिंदुओं के लिए पहले दर्जे की नागरिकता है। जाहिर है बाबा साहब के संविधान में जिस समानता, जिस समता और बंधुत्व की बात की गई है वह सब आरएसएस के संविधान में नहीं है, इसलिए वह इस संविधान को बदलना चाहते हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। इस मोदी की गारंटी से संविधान को लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मोदी की गारंटी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो बीजेपी के प्रचारक कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उससे उनकी भावना को समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें बंधुत्व के लिए जगह नहीं है, जिसमें समानता के लिए जगह नहीं है। भारतीय नागरिकों को अब सबसे बड़ा फैसला करना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। 102 सीटों पर मतदान होना है।
आप खुद फैसला करें कि आप इस संविधान के साथ हैं या उस संविधान के साथ हैं जिसके साथ आरएसएस और बीजेपी हैं। घोषणा पत्रों को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि कौन नागरिकों को रोजगार दे रहा है, नौकरियां दे रहा है, उनको समानता दे रहा है, बराबरी का दर्जा दे रहा है और कौन विभाजन की राजनीति कर रहा है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो ज्वाइन कीजिए। आर्थिक रूप से हमें सहयोग कीजिए। नमस्कार।